सितंबर 2023 के अंत में, जब बारिश कम हो गई थी और हल्की ठंड ने हवा को भर दिया था, अमृतसर शहर अपनी हलचल और जीवन शक्ति बनाए रखता था। इस तेजी से बदलते शहर के बीच शाही कराओके अपनी भव्यता और प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में खड़ा था। शानदार नव शास्त्रीय वास्तुकला, जगमगाती नियॉन रोशनी और हर शाम महंगी कारों की एक कतार के साथ रॉयल कराओके एक दुनिया थी जो सबसे ऊपर मनोरंजन का एक स्थान था जहां मजा कभी खत्म नहीं होता था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता था कि शानदार गेट, थिरकने वाले संगीत और नकली मुस्कान के पीछे एक जीवित नरक था जहां मानव गरिमा को रौंद दिया गया और सबसे भयानक अपराधों को छिपाया गया। अमित खन्ना एक सफल 40 वर्षीय व्यापार निदेशक, एक परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण व्यक्ति थे। वह इस तरह के स्थानों में मनोरंजन के शौकीन नहीं थे, लेकिन काम की प्रकृति के कारण उन्हें कभी कभी मेहमानों को यहां ले जाना पड़ता था। ऐसी ही एक शाम, शराब और सिगरेट के धुएं से भरी हुई हवा में एक दृश्य ने अनायास ही उसकी निगाह पकड़ ली। एक ऐसी छवि जो इस शानदार दुनिया से संबंधित नहीं थी। वह एक युवा बियर डालने वाली लड़की थी जिसका नाम रानी था। वह एक लंबी, चमकदार काली बालों और एक नाजुक चेहरे के साथ काफी खूबसूरत और मासूम थी। लेकिन अमित का ध्यान उसकी सुंदरता से नहीं बल्कि उसकी आंखों से आकर्षित हुआ। बड़ी, गोल आंखें जो लगातार अंतर्निहित भय, लगभग एक स्थायी आतंक से चमक रही थीं। वह सुचारू रूप से और पेशेवर रूप से ग्राहकों की सेवा कर रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक कभी नहीं पहुंचती थी। फिर जब उसने अमित के गिलास में बियर डालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उसने अचानक उसकी गोरी कलाई पर देखा। सस्ती कंगन के पीछे पुराने चोट के निशान एक दूसरे को पार कर रहे थे। एक परेशानी और एक अस्पष्ट सहानुभूति उस व्यक्ति के भीतर उभरी जो व्यापार की दुनिया में चालबाजी के लिए कठोर था। अमित ने लड़की के साथ बातचीत शुरू करने का फैसला किया। उसने उससे पूछा कि वह कहाँ से है और क्या वह यहाँ लंबे समय से काम कर रही है। उसने जवाब देने से पहले अपने आसपास देखा और अपनी आवाज को एक कानाफूसी तक कम कर दिया। उसने इधर उधर देखा, सीधे ग्राहकों की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। पूरी शाम उसने उसके साथ बहुत दयालु और सम्मान से व्यवहार किया। कमरे में अन्य अशिष्ट ग्राहकों के विपरीत उसने उसे शराब पीने के लिए मजबूर नहीं किया और कभी कभी उसका तनाव कम करने के लिए कुछ हल्की फुल्की बातें बताता था। शायद उस दुर्लभ दयालुता ने युवा लड़की के दिल के अंदर गहराई से छू लिया था, जो डर से बंजर हो गई थी। जब पार्टी खत्म हुई तो अमित और उसके सहयोगी भुगतान करने के लिए काउंटर पर गए। रानी जानबूझकर उनके पीछे चली गई। मौके का फायदा उठाते हुए जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वह अमित के पास पहुंची, लगभग अश्रव्य कानाफूसी में, कंपन के संकेत के साथ। सर, क्या आप कृपया वापस आ सकते हैं? अकेले, मैं बस आपसे थोड़ी देर बात करना चाहती हूं। इतना कहकर वह जल्दी से पीछे हट गई। प्रबंधक द्वारा देखे जाने से पहले अन्य कर्मचारियों में गायब हो गई। अमित हैरान रह गए। उस अपील और लड़की की निराशाजनक आंखों ने घर के पूरे रास्ते में उसका पीछा किया। यह इस जगह पर काम करने वाली लड़कियों का एक लफ्फाजी निमंत्रण नहीं था। यह एक बचाव के लिए, एक ऐसे व्यक्ति से कमजोर आह्वान था जो गहराई में डूब रहा था। उसके बाद कई दिनों तक रानी की छवि ने उसके विचारों को कभी नहीं छोड़ा। उसने खुद को फटकार लगाई। शायद वह बहुत अविश्वास था, शायद यह सिर्फ एक दुखद पारिवारिक कहानी थी। वह अपने प्रेमी या पति द्वारा पीटा जा रहा था। यह उसका काम नहीं था। दूसरों के व्यवसाय में दखल देने से केवल मुसीबतें आती हैं। वह एक व्यवसायी था, उसके पास एक परिवार और एक करियर था। लेकिन फिर वह डरी हुई आंखें लौट आईं, लगातार उसकी अंतरात्मा को कुरेदती रहीं। क्या होगा अगर लड़की वास्तव में खतरे में थी? क्या होगा यदि वह उसकी एकमात्र उम्मीद है और वह मुड़कर चली गई, तो क्या वह कभी शांति से रह पाएगा? अंत में कई रातों की पीड़ा के बाद एक आदमी की अंतरात्मा प्रबल हो गई। अमित ने वापस लौटने का फैसला किया। उसने खुद को बताया कि वह सिर्फ लड़की की कहानी सुनेगा और अगर वह कर सकता है तो उसे उस स्थिति से बचने के लिए कुछ पैसे से मदद करेगा। कुछ दिनों बाद वह एक दोपहर को शाही कराओके में अकेला ड्राइव कर गया, जो ग्राहकों से खाली था। उसने एक छोटा सा कराओके कमरा मांगा और रानी को व्यक्तिगत रूप से सेवा करने का अनुरोध किया। प्रबंधक थोड़ा हैरान था, लेकिन अमित के सुरुचिपूर्ण स्वरूप और दृढ़ रवैये के कारण उसने मना करने की हिम्मत नहीं की। जब रानी कमरे में दाखिल हुई तो उसने केवल अमित को देखकर अपनी आश्चर्य और खुशी दोनों को छिपाया नहीं। अमित ने उसे बैठने का इशारा किया और कुछ फल और स्प्रिंग वाटर मंगवाया, जिससे एक ऐसा माहौल बना जो कराओके बार में मनोरंजन जैसा नहीं था। डरो मत, उसने कहा।
उसकी आवाज़ गर्म थी। मैं आपकी पिछली रात के अनुरोध के कारण यहां आया हूं। क्या आपके पास मुझसे कुछ कहना है? बस इतना ही इंतजार था। रक्षा की दीवार जिसे युवा लड़की ने इतनी देर तक बनाने की कोशिश की थी, पूरी तरह से ढह गई। उसने कृतज्ञता भरी आंखों से उसे देखा, और फिर वह आंखें अचानक लाल हो गईं। आंसू निकलने लगे और उसके पीले गालों पर बहने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगी। पहले तो बस दबी हुई सिसकियां, फिर धीरे धीरे जोर से रोने में बदल गईं, जैसे सदियों से जमा हुआ सारा दर्द, अपमान और डर फट पड़ा हो। अमित चुपचाप बैठा रहा, उसे कुछ टिश्यू दिए और धैर्यपूर्वक उसके शांत होने का इंतजार किया। वह जानता था कि इस लड़की को भयानक चीजें झेलनी पड़ी हैं। जब वह रोकर थक गई, तो रानी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी, और उसके हर शब्द ने शाही कराओके के दिखावे के पीछे छिपे हुए एक जीवित नरक की एक परत का खुलासा किया। उसने कहा कि उसका असली नाम रानी शर्मा है, और वह हरियाणा के एक गरीब पहाड़ी जिले की रहने वाली है। क्योंकि उसका परिवार इतना गरीब था, उसे काम खोजने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। लगभग 1 साल पहले एक परिचित के माध्यम से उसने शाही कराओके द्वारा एक विज्ञापन देखा, जिसमें कहा गया था कि उसे महिला वेटर की आवश्यकता है। काम आसान था, आवास और भोजन शामिल था, और वेतन 15,000 रुपये प्रति माह था। उस जैसी एक ग्रामीण लड़की के लिए, जो कभी इस तरह के काम में नहीं आई थी, यह जीवन बदलने वाला अवसर था। वह खुश होकर अमृतसर आ गई। उसका स्वागत करने वाली महिला मीरा देसाई थी, जो बार मालिक अर्जुन देसाई की पत्नी थी। उसने बहुत हंसमुख, मीठा व्यवहार किया और उसे एक लॉजिंग में ले गई, जो बार के पीछे स्थित थी, और कहा कि यह कर्मचारियों के लिए आवास था। लेकिन जैसे ही उसने उसमें कदम रखा, उस मालिक का असली चेहरा सामने आ गया। उसने और कुछ टैटू वाले गुंडों ने उसके सभी पहचान पत्र और फोन छीन लिए। उसने उसे अपमानजनक शर्तों के साथ एक श्रम अनुबंध दिया और उसे उस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, अन्यथा वह फिर कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाएगी। उस पल से उसका जीवन नरक में गिर गया। उसे और दर्जनों अन्य युवा लड़कियों को भी उसी चाल से यहां लाया गया था, और वे यौन दास बन गई थीं। उन्हें लॉजिंग में सीमित कर दिया गया, 24/7 निगरानी में। हर रात उन्हें भड़काऊ मेकअप करने, कम कपड़े पहनने और ग्राहकों की सेवा के लिए कमरों में ले जाया जाता था। उन्हें शराब पीने के लिए मजबूर किया जाता था, ग्राहकों द्वारा छुआ जाता था, और इससे भी बदतर, उन्हें किसी भी ग्राहक के लिए वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर किया जाता था जो इसकी मांग करता था। सीधे बार के भीतर विशेष रूप से डिजाइन किए गए कमरों में। वेश्यावृत्ति से प्राप्त धन को बार मालिक अर्जुन देसाई और उनकी पत्नी मीरा देसाई ने ले लिया था। कोई भी जो विरोध करने या भागने का इरादा रखता था, उसे क्रूरता से पीटा जाता था, भूखा रखा जाता था और सबसे भयानक तरीकों से यातना दी जाती थी। यह सुनकर अमित ने महसूस किया कि उसका खून क्रोध से उबल रहा है, लेकिन सबसे भयानक कहानी अभी भी आनी बाकी थी। यही सब नहीं है, रानी ने कहा, डर से कांपते हुए। वह अमित के कान के पास झुक गई और फुसफुसाते हुए बोली, यहां पहले भी लोग मर चुके हैं। उसने कहा कि कुछ महीने पहले नेहा और प्रीति नाम की 2 बहनें भी थीं, जिन्हें यहां धोखा दिया गया था। अपमान और क्रूरता को सहन करने में असमर्थ दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन योजना का पता चल गया। उस रात उसने खुद देखा कि अर्जुन देसाई और उसके गुंडों ने दोनों लड़कियों को एक गोदाम में खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने और अन्य लोगों ने बाहर सिर्फ भयानक चीखें, गालियां और घंटों तक क्रूर मारपीट सुनी। उस रात के बाद नेहा और प्रीति को फिर कभी नहीं देखा गया। वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। जब किसी ने पूछने की हिम्मत की, तो अर्जुन और मीरा ने कहा कि दोनों लड़कियों को घर भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन यहां कैद सभी लोगों ने एक और भयानक सच्चाई फुसफुसाए। उनका मानना था कि नेहा और प्रीति को पीटा गया था। अपराध को छुपाने के लिए दुष्ट दंपति ने 2 लड़कियों के शवों को सीधे इस कराओके बार के परिसर में दफना दिया। रानी की कहानी खत्म हो गई, लेकिन जो चुप्पी और आतंक उसने छोड़ा, वह हजारों शब्दों से भी ज्यादा भारी था। अमित खामोश बैठ गया। वह सिर्फ दया के लिए यहां आया था, लेकिन अब वह अनजाने में अवैध हिरासत, वेश्यावृत्ति और इससे भी बदतर हत्या के 2 मामलों का गवाह बन गया था। वह जानता था कि यह मामला एक सामान्य व्यक्ति की क्षमताओं से परे है। उसने अपने सामने बैठी छोटी, दयनीय लड़की को देखा, और वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसे न केवल उसे बचाना था, बल्कि इन राक्षसों के सभी अपराधों को भी प्रकाश में लाना था। शाही कराओके छोड़ने के बाद अमित खन्ना घर नहीं गए। रानी नाम की लड़की की पूरी भयानक कहानी उसके कानों में गूंजती रही। सूचना का एक भयानक बोझ उसके दिमाग पर हावी हो रहा था। वह जानता था
कि वह एक पल भी नहीं बर्बाद कर सकता। रानी और दर्जनों अन्य लड़कियों की जान, साथ ही 2 पीड़ितों के लिए न्याय जिनकी हत्या कर दी गई थी, अब पूरी तरह से उसकी कार्रवाई पर निर्भर थी। वह सीधे अमृतसर पुलिस मुख्यालय गए। आपराधिक जांच विभाग में उन्होंने एक विशेष रूप से गंभीर मामले की रिपोर्ट करने के लिए उच्च पदस्थ अधिकारियों से मिलने का अनुरोध किया। एक सफल व्यवसायी की प्रतिष्ठित उपस्थिति के साथ साथ उनके रवैये में तात्कालिकता और गंभीरता ने सीधे ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों को मामले की गैर मामूली प्रकृति का एहसास कराया। रिपोर्ट को तुरंत पुलिस अधीक्षक एसपी विक्रम सिंह को भेजा गया। एसपी विक्रम एक निर्णायक, बुद्धिमान और ठंडे दिमाग वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। अपने कार्यालय में बैठे हुए उन्होंने अमित की पूरी कहानी को बिना किसी विवरण के सुने। जैसे जैसे उन्होंने सुना, उनकी मोटी भौहें और भी कस गईं। शुरू में वे थोड़े संशय में थे, क्योंकि कहानी फिल्मों के कथानक से मिलती जुलती थी। लेकिन जब अमित ने डर की आंखों, चोट के निशान, बेताब अपील और विशेष रूप से नेहा और प्रीति नाम की 2 लड़कियों के गायब होने के बारे में विस्तार से बताया, तो उन्हें पता था कि वे एक भयानक सच्चाई का सामना कर रहे हैं। अमित के द्वारा रिपोर्ट की गई बातें बेहद गंभीर थीं। एसपी विक्रम ने अमित की कहानी खत्म करने के बाद कहा, इसमें संगठित अपराध, अवैध हिरासत, मानव तस्करी और शायद हत्या भी शामिल है। क्या आप इस बात से अवगत हैं कि यदि यह जानकारी गलत साबित होती है तो आप कानून के प्रति जवाबदेह होंगे? मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा, अमित ने दृढ़ता से जवाब दिया। श्रीमान, मैं उस लड़की की आंखों को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरा मानना है कि उसने जो कुछ भी कहा वह सच है। मैं हर संभव तरीके से पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूं। सामाजिक प्रतिष्ठा वाले एक गवाह के दृढ़ संकल्प के साथ साथ कहानी के भीतर के तार्किक विवरण ने अनुभवी कमांडर को पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया। वे जानते थे कि वे जिन लोगों का सामना करने वाले थे वे सामान्य अपराधी नहीं थे। अर्जुन देसाई या अर्जुन गुंडा अमृतसर अंडरवर्ल्ड के भीतर एक नाम था। उसके खिलाफ जानबूझकर चोट पहुंचाने का आपराधिक रिकॉर्ड था। वह अपनी क्रूरता और जटिल संबंधों के लिए जाना जाता था। कंक्रीट सबूतों के बिना शाही कराओके जैसे एक अच्छी तरह से संरक्षित मनोरंजन स्थल पर सीधा हमला केवल मधुमक्खी के छत्ते को हिलाकर रख देगा। वे जल्दी से सबूत नष्ट कर देंगे, पीड़ितों को तितर-बितर कर देंगे और जांच एक गतिरोध पर आ जाएगी। एक साहसिक और विचारशील निर्णय लिया गया। उसी रात एसपी विक्रम सिंह के नेतृत्व में ऑपरेशन 923 नाम से एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन का उद्देश्य न केवल पीड़ितों को बचाना था, बल्कि पूरे आपराधिक संगठन को भी खत्म करना था। अर्जुन और मीरा को गिरफ्तार करना था और उन्हें दोनों हत्याओं के लिए न्याय दिलाने के लिए पर्याप्त सबूत इकट्ठा करना था। हम उसके मांद में एक शेरनी का सामना करने वाले हैं। एसपी विक्रम ने ऑपरेशन के प्रमुख सदस्यों के साथ एक आपातकालीन बैठक के दौरान कहा, हर कार्रवाई की सावधानीपूर्वक गणना की जानी चाहिए, पूरी तरह से गुप्त और बिना किसी गलती के। जांच योजना को 3 मुख्य भागों में एक साथ लागू किया जाएगा। उन्होंने बोर्ड पर बनाए गए एक अस्थायी आरेख को इंगित किया। पहला भाग, बाहरी। एक बाहरी टोही टीम को अर्जुन और मीरा के इतिहास, पहचान, आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में छोटी से छोटी जानकारी एकत्र करने का काम सौंपा जाएगा। हमें उनके सामाजिक संबंधों, व्यावसायिक सौदों और विशेष रूप से उनके विश्वस्त गुंडों के नेटवर्क का एक विस्तृत आरेख बनाना चाहिए। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि इस शेरनी के कितने दांत हैं और उसकी ताकत कितनी है। दूसरा भाग, उच्च तकनीक। मैं साइबर सुरक्षा टीम से तत्काल शाही कराओके के निगरानी कैमरा सिस्टम में घुसपैठ करने के तरीके खोजने का आग्रह करता हूं। हमें छवियों की आवश्यकता है। हमें आंतरिक संरचना, संचालन के तरीके और उनके आवागमन के नियमों को जानने की आवश्यकता है। यह जांच भाग अगले कदमों के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। और तीसरा, एसपी विक्रम रुक गए। उनकी निगाहें कमरे में बैठे 2 सबसे युवा लेकिन सबसे कुशल अधिकारियों पर टिकी थीं। यह जांच भाग सबसे खतरनाक है, जो पूरे ऑपरेशन की सफलता या विफलता का निर्धारण करेगा। गुप्त टोही। हम बाहर खड़े होकर अनुमान नहीं लगा सकते। हमें अंदर अपनी आंखें और कान चाहिए। हमें अपने लोगों को शेरनी की गुफा में भेजने की जरूरत है। योजना बनाई गई। विशाल जांच मशीनरी चुपचाप चलने लगी। बाहरी टोही टीम तेजी से पहली जानकारी लाई। अपेक्षा के अनुरूप अर्जुन गुंडा का रिकॉर्ड बेहद खराब था। उसके पास सार्वजनिक शांति भंग करने और जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए 2 आपराधिक रिकॉर्ड थे। उसके अधीन उसके पास वफादार गुंडों का एक दल था, जो सरदार के लाभों की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उसकी पत्नी मीरा देसाई
भले ही उसके पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन वह एक चतुर, जहरीली महिला के रूप में जानी जाती थी, जो अपने पति के अवैध व्यापारों के पीछे का दिमाग थी। शाही कराओके सिर्फ एक मुखौटा था। उनकी आय का मुख्य स्रोत वेश्यावृत्ति, हणशार्क और यहां तक कि नशीली दवाओं की तस्करी का संगठन था। इस बीच उच्च तकनीक टीम को एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा। कई प्रयासों के बाद सर्वश्रेष्ठ साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को एक अशुभ खबर वापस देनी पड़ी। रॉयल कराओके में स्थापित सुरक्षा प्रणाली बेहद पेशेवर थी। दर्जनों निगरानी कैमरों से सभी डेटा को 72 घंटों के बाद स्थायी रूप से स्वचालित रूप से हटाने के लिए सेट किया गया था। यह अपराधियों द्वारा पुलिस जांच का मुकाबला करने के लिए नियोजित एक चतुर रणनीति थी। अतीत के डेटा तक पहुंचने में असमर्थता का मतलब था कि वे दो पीड़ितों, नेहा और प्रीति, या पहले घटित आपराधिक गतिविधियों की कोई भी छवि नहीं ढूंढ पाएंगे। उच्च तकनीक भाग की विफलता ने तीसरे जांच भाग के बोझ और महत्व को और बढ़ा दिया। अब सारी उम्मीदें दो बहादुर टोही सैनिकों के कंधों पर टिकी थीं। शेरनी की गुफा पर हमला करने की योजना बेहद विस्तार से बनाई गई थी। चुने गए दो अधिकारी सीनियर इंस्पेक्टर करण मल्होत्रा और महिला कांस्टेबल श्वेता शर्मा थे। सीनियर इंस्पेक्टर करण अपने बीहड़ रूप, रंग और त्वरित सोच के साथ बॉम्बे से एक नए अमीर व्यवसायी की भूमिका निभाएंगे, जो मनोरंजन क्षेत्र में निवेश करने में रुचि रखते हैं। उनका काम अर्जुन गुंडा के नेतृत्व से संपर्क करना, परिचित होना और विश्वास बनाना होगा। उन्हें पैसे खर्च करने, एक जानकार खिलाड़ी होने का दिखावा करने और वीआईपी ग्राहक बनने के लिए तैयार रहना होगा। धीरे धीरे बार मालिक के भीतरी चक्र में घुसपैठ करना होगा। इस बीच महिला कांस्टेबल श्वेता, एक युवा, सुंदर लेकिन उच्च युद्ध कौशल और लोहे की इच्छा वाली एक महिला टोही अधिकारी, एक और भी खतरनाक मिशन पर जाएंगी। उसे पुलिस वर्दी उतारनी होगी। एक भोली भाली ग्रामीण लड़की के रूप में तैयार होना होगा, जो काम की तलाश में निरक्षर है। वह खुद को नरक में डुबो देगी। शाही कराओके में एक वेटर के रूप में आवेदन करेगी। उसका काम बार के पीछे स्थित लॉजिंग में घुसपैठ करना है, जहां लड़कियों को सीधे जानकारी इकट्ठा करने, लापता पीड़ितों के भाग्य के बारे में जानने और बचाव की आवश्यकता वाले अन्य पीड़ितों की तलाश करने के लिए कैद किया जाता है। यह एक बेहद खतरनाक योजना थी। दो टोही सैनिकों का जीवन बालों के धागे पर लटका हुआ था। कोई भी छोटी सी गलती, एक अप्राकृतिक इशारा, एक मूर्खतापूर्ण शब्द उन्हें उजागर कर सकता है। और अर्जुन गुंडा जैसे लोगों की दुनिया में विश्वासघात की कीमत मौत है। पूरी ऑपरेशन टीम ने अपने दो सहयोगियों के अपने करियर के सबसे मुश्किल मिशन में प्रवेश करने का बेसब्री से इंतजार किया। योजना बनाई गई, आवश्यक सभी बाहरी जानकारी एकत्र कर ली गई। अब ऑपरेशन के दो सबसे खतरनाक हिस्सों के लिए कार्रवाई का समय है। शहर के बाहरी इलाके में एक सुरक्षित घर में सीनियर इंस्पेक्टर करण और महिला कांस्टेबल श्वेता अपने जीवन और मौत के मिशन के लिए अंतिम तैयारी कर रहे थे। वे न केवल अपने कपड़े बदल रहे थे, बल्कि अपनी पूरी पहचान को उतार रहे थे, ताकि वे एक नई पहचान पहन सकें, एक भूमिका जिसमें किसी भी गलती की अनुमति नहीं थी। सीनियर इंस्पेक्टर करण ने खुद को दर्पण में देखा। उस दिन का बीहड़ आपराधिक जांच अधिकारी गायब हो गया, एक सच्चे अमीर खिलाड़ी के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। उन्होंने एक महंगा डिजाइनर शर्ट, इस्त्री की हुई ड्रेस पैंट पहनी थी। उनकी कलाई पर सोने की भारी चमकती घड़ी थी और पैसे वाले किसी व्यक्ति की तीखी गंध वाला परफ्यूम छिड़का था। उन्हें कई दिनों तक कठोर रूप से चलने, लापरवाह तरीके से बोलने और बिना किसी हिचकिचाहट के पैसे फेंकने का तरीका सीखना पड़ा था। उनका काम खुद को एक मोटे शिकार में बदलना था कि यहां तक कि शातिर शेर अर्जुन गुंडा को भी लालसा होनी चाहिए। उनके बगल में महिला कांस्टेबल श्वेता ने अपना वेश पूरा कर लिया था। बुद्धिमान आंखों वाली सुंदर, तेजतर्रार महिला टोही को एक सरल ग्रामीण लड़की द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। उसने पुराने, सस्ते कपड़े पहने थे। उसके बालों को जल्दी से उसकी गर्दन के पीछे बांध दिया गया था। उसका चेहरा अनाड़ी तरीके से थोड़ा सा मेकअप किया गया था। उसकी आंखें संकल्प की बजाय अब एक अपरिचित दुनिया को देखते हुए डरपोक थीं। उसे एक मासूम मेमना बनना पड़ा, स्वेच्छा से भेड़ियों की मांद में प्रवेश करना पड़ा। एक हत्यारे जैसे अर्जुन और मीरा के लिए एक आदर्श शिकार। उस रात नाटक शुरू हुआ। सीनियर इंस्पेक्टर करण ने इस मिशन के लिए किराए पर ली गई एक शानदार मर्सिडीज को शाही कराओके के मुख्य द्वार के सामने रोक दिया। अंदर से उछलता संगीत बज रहा था। वह कार से बाहर निकला, द्वारपाल को लापरवाही से चाबियां फेंकी और अपने दो गुंडों, जो टोही के रूप में प्रच्छन्न थे, के साथ लापरवाही से अंदर चला गया। हमें सबसे वीआईपी कमरा दें, उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को डांटा। सबसे अच्छी विदेशी शराब और यहां अपनी सबसे सुंदर 10 लड़कियों को बुलाओ। करण के पैसे और लापरवाह व्यवहार पर तत्काल ध्यान दिया गया।
बार प्रबंधक जल्दी से बाहर आया, झुक गया और खुद उसे और उसके दोस्तों को सबसे बड़े, सबसे शानदार कमरे में तीसरी मंजिल पर ले गया। स्क्रिप्ट के अनुसार करण ने दिखावा किया कि वह पैसे के लिए पागल है। उन्होंने सबसे महंगी विदेशी शराब मंगवाई और पीने की जरूरत के बिना बस टोपी खोली और सौभाग्य के लिए आधी डाल दी। जब महिला वेट्रेस अंदर चली गईं, तो उन्होंने एक मोटी बंडल निकाला और प्रत्येक को 500 रुपए के कुछ नोट दिए, जिससे सभी की आंखें चमक उठीं। पूरी शाम उन्होंने बस गाना गाया, शराब पी और पैसे फेंके, बिना किसी लड़की के साथ सीमा से बाहर जाने के किसी भी कार्य के। एक ऐसा आचरण बनाया जो दोनों लापरवाह था और कुछ हद तक सज्जन था। अर्जुन गुंडा और उसकी पत्नी मीरा देसाई, भले ही वे उपस्थित नहीं थे, निश्चित रूप से इस असामान्य रूप से अमीर ग्राहक के बारे में अपने गुंडों से पता लगा चुके होंगे। करण का पहले रात का लक्ष्य प्राप्त हो गया। बार मालिकों के दिमाग में चलते फिरते सोने की खान की धारणा रोपित हो गई, जिसे वे अनदेखा नहीं कर सकते थे। इस बीच शहर के एक अलग कोने में महिला कांस्टेबल श्वेता का नाटक पूरी तरह से विपरीत स्क्रिप्ट के बाद सामने आया। वह एक डरे हुए लुक के साथ शाही कराओके के पिछले गेट पर चली गई, जहां कर्मचारियों का प्रवेश था। उसने चौकीदार को बताया कि वह काम की तलाश में ग्रामीण इलाकों से आई है और उसने सुना है कि यहां कुछ लोगों की आवश्यकता है ताकि वह कोशिश कर सके। चौकीदार ने सिर से पैर तक एक जांच भरी नजर से उसे देखा और व्यंग्य से मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो तिरस्कार और लालसा से भरी हुई थी। उसने अंदर किसी को फोन किया। कुछ मिनट बाद मीरा देसाई बाहर आ गई। बार मालिक ने एक फिटिंग ड्रेस पहनी थी, भारी मेकअप किया था और महंगे परफ्यूम की गंध आ रही थी। उसने श्वेता के चारों ओर चक्कर लगाया, एक व्यापारी की तरह एक वस्तु का मूल्यांकन करते हुए। उसकी आंखों ने ग्रामीण लड़की के हर विवरण को झकझोर दिया। आप कहाँ से हैं? आपकी उम्र क्या है? आप क्या जानते हैं? मीरा ने बिना किसी भावना के एक कुरकुरी आवाज में पूछा। अपने अभिनय के साथ महिला कांस्टेबल श्वेता बेहद डरी हुई प्रतीत हुई। जी, मैं हरियाणा से हूं। मैं 19 साल की हूं। जी, मैं ग्रामीण इलाकों में कुछ भी कर सकती हूं। मैं बर्तन धो सकती हूं, घरों को साफ कर सकती हूं, कुछ भी उठा सकती हूं। मीरा ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, हमें यहां बर्तन धोने वालों की जरूरत नहीं है, बस मेहमानों को खुश करने और शराब पीने का तरीका पता होना चाहिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? श्वेता ने दिखावा किया कि वह भ्रमित है और फिर कमजोर रूप से सिर हिलाया, जैसे कि परिस्थितियों से मजबूर होकर उसे स्वीकार करना होगा। जी, जब तक मेरे पास अपने माता पिता को ग्रामीण इलाकों में वापस भेजने के लिए पैसे हैं। श्वेता की मासूमियत और निराशा ने मीरा को खुश कर दिया। उसे एक सही शिकार मिल गया था। ठीक है, अपना पहचान पत्र दो। अब से आपको 1 महीने में 10,000 रुपए का परीक्षण वेतन मिलेगा, जिसमें आवास और भोजन शामिल है, लेकिन आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा। आलसी नहीं होना चाहिए और बात नहीं करनी चाहिए। क्या यह स्पष्ट है? श्वेता ने आज्ञाकारी ढंग से अपना नकली पहचान पत्र सौंप दिया। मीरा ने इसे छीन लिया, इसे अपने पर्स में ठूंस दिया और फिर श्वेता को उसका अनुसरण करने का संकेत दिया। वह उसे शानदार व्यावसायिक क्षेत्र में नहीं ले गई। इसके बजाय उसने उसे पीछे की ओर ले जाया, एक नीची 4 दीवारी वाली इमारत की ओर, जो एक ऊंची दीवार और एक लोहे के गेट से घिरी हुई थी, जो हमेशा बंद रहती थी। भीतर से एक बासी और अशुद्ध गंध आ रही थी। जब लोहे का गेट खुला तो असली नरक श्वेता के सामने खुल गया। अंदर भीड़भाड़ वाले गंदे कमरे थे। दर्जनों युवा लड़कियां भी उसी उम्र की थीं, लेटी हुई थीं, खाली जगह में टकटकी लगाए हुए। अन्य अपने चेहरे को अपने हाथों से ढोंक कर रो रही थीं। यहां का माहौल निराशा और दर्द से भरा हुआ था। आपका फोन कहाँ है? इसे दीजिए। मीरा ने अपना हाथ बढ़ाया। श्वेता ने झिझकने का दिखावा किया। जी, क्या मैं इसे अपने परिवार को कॉल करने के लिए रख सकती हूं? मीरा ने एक थप्पड़ मारा, जो श्वेता के गाल पर 5 उंगलियों के निशान के साथ छप गया। यहां मैं तुम्हारा परिवार हूं। तुम्हें किसी से भी संपर्क करने की अनुमति नहीं है। इसे दीजिए, मीरा ने चिल्लाते हुए कहा। उसका शुरुआती मधुर व्यवहार पूरी तरह से गायब हो गया, जिसके स्थान पर एक मैचमेकर की क्रूरता आ गई। महिला कांस्टेबल श्वेता ने दर्द और गुस्से को दबा दिया और आज्ञाकारी ढंग से अपना पुराने मॉडल का फोन दे दिया। मालिक ने इसे छीन लिया, इसे अन्य फोन से भरे बॉक्स में फेंक दिया और फिर एक खाली बिस्तर की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां तुम्हारी जगह है, आराम करो। आज रात कोई आएगा और तुम्हें यहां के नियमों के बारे में बताएगा। इतना कहकर वह मुड़कर चली गई। लोहे के गेट की आवाज शुष्क और ठंडी हो रही थी। महिला कांस्टेबल श्वेता उस लॉकअप के बीच खड़ी थी। दिल भारी था। उसने अपने आसपास की दयनीय लड़कियों को देखा,
जो रानी जैसी पीड़ित थीं। वह सफल हो गई थी। वह शैतान के मांद में प्रवेश कर चुकी थी, दुनिया से सभी संचार काट चुकी थी। लेकिन अब वह अकेली थी। हर खतरा, हर जोखिम का सामना उसे स्वयं करना होगा। नेहा और प्रीति के भाग्य के बारे में जानकारी एकत्र करने और बाकी को बचाने के तरीके खोजने का काम अब शुरू होने वाला था। रात हो गई। शाही कराओके के पीछे लॉजिंग का गेट बंद हो गया। महिला कांस्टेबल श्वेता को डर और निराशा की एक अलग दुनिया में अन्य दर्जनों दयनीय प्राणियों के साथ बंद कर दिया गया। बार मालिक मीरा देसाई का थप्पड़ अभी भी श्वेता के गाल पर जला रहा था, जो नरक में एक क्रूर स्वागत था। श्वेता सामूहिक कमरे में सस्ते बिस्तर पर लेटी थी, चारों ओर की लड़कियों की सिसकियों को सुन रही थी। वह जानती थी कि अब से वह पुलिस अधिकारी नहीं रही। वह लिंग थी, एक दयनीय ग्रामीण लड़की, एक नया शिकार जो अभी फंस गया है। अगले दिन शारीरिक और मानसिक रूप से भयानक परीक्षणों की एक श्रृंखला थी। श्वेता अपनी भूमिका में डर में जीना सीखना पड़ा। उसने अजीब और अनाड़ी प्रदर्शन किया और मीरा और प्रबंधकों से अनगिनत डांट और दुर्व्यवहार को सहन करना पड़ा। उसे भारी मेकअप करने, अजीब तरीके से चलने, मेहमानों को आमंत्रित करने और शराब डालने का तरीका सीखना पड़ा। हर क्रिया एक सैनिक के स्वभाव और प्रशिक्षण के बिल्कुल विपरीत थी, जिससे वह खुद से नफरत करने लगी। लेकिन वही कमजोरी और मासूमियत उसका सबसे अच्छा सुरक्षा कवच थी। यहाँ के जेलरों ने शुरू में उसे पीटने और धमकाने के बाद धीरे धीरे अपनी सतर्कता खो दी। उन्होंने उसे बस एक पराजित मेमना माना, किसी भी खतरे को पेश करने में असमर्थ। इसने उसे अन्य पीड़ितों से संपर्क करने और विश्वास बनाने का अवसर दिया। उसने उन्हें अपने थोड़े से रोटी के टुकड़े दिए, उनकी कहानियों को सुना और उन्हें ईमानदार प्रोत्साहन के शब्दों से सांत्वना दी। उसका मुख्य लक्ष्य रानी थी, वह लड़की जिसने साहसपूर्वक करण से मदद मांगी थी। श्वेता ने चतुराई से आकस्मिक मुठभेड़ों का निर्माण किया, ग्रामीण इलाकों में अपनी दयनीय परिस्थितियों के बारे में एक काल्पनिक कहानी साझा की। धीरे धीरे रानी ने श्वेता को एक छोटी बहन के रूप में मानना शुरू कर दिया, जिस पर भरोसा किया जा सकता है और जिससे दिल की बात की जा सकती है। एक बरसात की रात, जब पूरा कमरा एक उदास माहौल में डूबा हुआ था, श्वेता ने धीरे से विषय उठाया। रानी दी, मैं बहुत डरी हुई हूं। यह जगह बहुत क्रूर है। मैंने सुना है कि यहां पहले भी लोग भागने की कोशिश करते थे और मारे जाते थे। क्या यह सच है? रानी चौंक गई। उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया और श्वेता को चुप रहने का संकेत दिया। उसने चारों ओर देखा और फिर श्वेता को एक गुप्त कोने में खींच लिया। सुनिश्चित होने के बाद रानी की आंखों में डर एक नफरत से बदल गया। यह सच है, रानी ने कानाफूसी में कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। नेहा दी और प्रीति दी दोनों बहुत दयालु थीं, क्रूरता को सहन करने में असमर्थ। उन्होंने भागने की योजना बनाई, लेकिन उनका पता चल गया। रानी ने उस भयानक रात की कहानी बताई, वह रात जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। चीखें, याचनाएं और क्रूर पिटाई। और फिर उसने एक जानकारी दी जिसे उसने पहले कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं की थी। एक ऐसी जानकारी जिसे उसने अपने दिल में एक घातक रहस्य के रूप में रखा था। उस रात चीखें बंद होने के बाद वह सो नहीं सकी। रानी ने कहा, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मेरा कमरा हॉल के ठीक अंत में था। खिड़की सीधे पीछे के यार्ड की ओर देखती थी। लगभग 2 या 3 बजे मुझे बाहर से एक अजीब आवाज सुनाई दी। मैंने दरार से झांका। मंद रोशनी में मैंने खुद अर्जुन गुंडा और उसके 2 विश्वस्त गुंडों को बाहर देखा। वे या तो खुदाई कर रहे थे या कुछ तोड़ रहे थे, सीधे इमारत के सीवेज टैंक के बगल में। बजरी में खुरचने की आवाज बहुत धीमी थी। उन्होंने लगभग 1 घंटे तक काम किया और फिर छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ? श्वेता ने धड़कते दिल से पूछा। अगली सुबह रानी ने अपना थूक निगल लिया। जब मुझे बाहर जाकर सफाई करने की अनुमति दी गई तो मैंने जानबूझकर उस क्षेत्र के पास जाने की कोशिश की। मैंने देखा कि जमीन पर सीवेज टैंक के कंक्रीट कवर के किनारे पर सीमेंट का एक नया पैच था, जो अभी भी नम था। मुझे यकीन है कि दोनों वही हैं। जानकारी की पुष्टि हो गई। सोने से भी ज्यादा कीमती जानकारी। श्वेता जानती थी कि उसे हर कीमत पर इस खबर को बाहर निकालना होगा। इस बीच बाहरी दुनिया में सीनियर इंस्पेक्टर करण मल्होत्रा भी अपने अभिनय का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे थे। केवल 1 हफ्ते में अपनी उदारता और लापरवाह व्यवहार के साथ वह शाही कराओके में नंबर 1 वीआईपी ग्राहक बन गया था। अर्जुन गुंडा, जैसा कि अनुमान लगाया गया था, इस मोटे शिकार से आकर्षित हो गया था और उसने संपर्क करना शुरू कर दिया था। करण को शराब पीने और व्यवसाय के बारे में बात करने के लिए आमंत्रित किया था। करण अपनी निपुणता के साथ भूमिगत व्यावसायिक गतिविधियों में रुचि रखने का दिखावा कर रहा था।
और अमृतसर में एक विश्वसनीय भागीदार खोजने के बारे में बात कर रहा था ताकि वे एक साथ विकास कर सकें। लालच दिया गया था और शातिर शेर पकड़ लिया गया था। सुनहरी अवसर सप्ताहांत की एक शाम को आया। अर्जुन गुंडा ने करण को अपने निजी कमरे में सबसे ऊपरी सात की मंजिल पर बुलाया, बड़ी चर्चा के लिए। पार्टी में केवल अर्जुन, करण और कुछ सबसे भरोसेमंद गुंडे शामिल हुए। सम्मान दिखाने के लिए अर्जुन ने सेवा के लिए कुछ नई, सबसे सुंदर लड़कियों को बुलाया और एक लगभग अविश्वसनीय भाग्य से महिला कांस्टेबल श्वेता को एक नई कर्मचारी लिंग के रूप में मीरा द्वारा कमरे में धकेल दिया गया। 2 टोही सैनिक, 2 साथी, अब एक ही कमरे में थे, लेकिन पूरी तरह से विपरीत भूमिकाओं में। करण एक राजा की तरह सोफे पर बैठा था, शराब और जय जयकार से घिरा हुआ था। श्वेता केवल एक गुड़िया थी, एक कोने में खड़ी होने और आदेशों का इंतजार करने के लिए बाध्य थी। वे एक नजर भी नहीं मिला सकते थे। उनके बीच किसी भी तरह का संबंध, चाहे वह छोटा भी क्यों न हो, एक मौत की सजा होगी। श्वेता जानती थी कि यह उसका एकमात्र और अंतिम मौका हो सकता है। उसे कार्रवाई करनी पड़ी। पहले से तय योजना के अनुसार अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए श्वेता ने फलों से भरी एक बड़ी ट्रे ले ली और धीरे धीरे उस टेबल की ओर बढ़ी जहां करण और अर्जुन बैठे थे। जब वह टेबल से केवल एक कदम दूर थी तो उसने चतुराई से अपने पैर से ठोकर मारी। उसने एक डरावनी चीख निकाली। फलों की ट्रे फर्श पर गिर गई, हर जगह फैल गई। शराब और सोडा महंगे कालीन पर फैल गए। अरे मूर्ख, क्या तुम अंधी हो? अर्जुन गुंडा ने चिल्लाते हुए कहा। वह उसे थप्पड़ मारने के लिए खड़ा हो गया। कोई बात नहीं, इसे जाने दो अर्जुन। सीनियर इंस्पेक्टर करण ने जल्दी से हस्तक्षेप किया। अभी भी उदार प्रतीत हो रहा था। वह अभी एक नई लड़की है, इसलिए वह थोड़ी नर्वस है, उसे साफ करने दो। अराजकता का फायदा उठाते हुए श्वेता जल्दी से फर्श पर घुटने टेक दी। प्रत्येक फल को बीनने का दिखावा किया। उसने अपनी स्थिति को इस तरह स्थानांतरित किया कि वह सीनियर इंस्पेक्टर करण के पैरों के पास थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अर्जुन और उसके गुंडों द्वारा उपेक्षित होने के कम समय में उसने अपने सिर को अपने साथी के कान के पास झुका दिया। अपना चेहरा उठाए बिना, अभी भी माफी फुसफुसाते हुए, उसने जल्दी से होंठ और हवा की एक छोटी सी धारा का उपयोग करते हुए मौत का संदेश दिया। पिछला यार्ड, सीवेज टैंक, नेहा और प्रीति वहीं हैं। संदेश भेज दिया गया था। उसे पता नहीं था कि क्या उसने सुना है या नहीं। वह केवल जानती थी कि उसने अपनी पूरी कोशिश की है। साफ करने के बाद वह कांपते हुए खड़ी हो गई, झुककर माफी मांगती रही और कमरे के कोने में चली गई। दिल में झिझक रही थी। उसके लिए चुप्पी में कुछ मिनट सांस रोकने वाले प्रतीत हुए। अचानक सीनियर इंस्पेक्टर करण, जो कुछ हद तक नशे में दिख रहा था, लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ और माइक्रोफोन ले लिया। गाना इस तरह उबाऊ है, उसने बेसुध होकर कहा। हे तुम, मुझे चलता मुसाफिर का गाना ढूंढो। उसे लता मंगेशकर द्वारा गाए जाने की जरूरत है। मैं ऐसी मूड में हूं जो थोड़ा दुखद हो। जैसे ही चलता मुसाफिर गाने की हृदय विदारक धुन बजाई गई, कोने में खड़ी महिला कांस्टेबल श्वेता को रोने से रोकने के लिए अपने होंठों को काटना पड़ा। यह एक संकेत था, योजना में पहले से ही सहमत एक संकेत। इसका मतलब है कि जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त हो गई है। मिशन पूरा हो गया है। आदेशों का इंतजार करें, उसने कर दिखाया। शेरनी की मांद के बीच उसने निर्णायक जानकारी बाहर निकाल दी थी। अब वह और अन्य दयनीय लड़कियां केवल प्रार्थना और इंतजार कर सकती थीं। न्याय की अंतिम जाल के बिछाने की प्रतीक्षा कर रही थीं। चलता मुसाफिर गाने की दिल दहला देने वाली धुन वीआईपी कमरे में बजाई जा रही थी। एक दुखद प्रेम गीत जो पार्टी के पापी माहौल के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त था। लेकिन इस समय 2 विपरीत भूमिकाओं में 2 टोही सैनिकों के लिए यह उम्मीद का भजन था, एक गुप्त जीत का संकेत। सीनियर इंस्पेक्टर करण नशे में धुत एक धनी व्यक्ति की भूमिका में माइक्रोफोन से बेसुध होकर गा रहा था, लेकिन उसका दिमाग अब यहां नहीं था। यह उस घातक संदेश से धधक रहा था जो उसके बहादुर सहयोगी ने उसे दिया था। पिछला यार्ड, सीवेज टैंक, नेहा और प्रीति वहीं हैं। 4 संक्षिप्त वाक्यांश जो कुछ सेकंड तक चले थे, लेकिन उनके भार ने पूरे ऑपरेशन को हिलाने के लिए पर्याप्त था। वह अंतिम टुकड़ा था, सबसे भयानक टुकड़ा जिसकी वे तलाश कर रहे थे। सबसे खराब अनुमान सच हो गया था। 2 युवा लड़कियों को न केवल मार डाला गया था, बल्कि उनके शवों को अपराध के स्थल पर शातिरता से ठिकाने लगाया गया था, जिसे एक गंदे सीवेज टैंक के नीचे दफनाया गया था। करण को अपनी छाती में घुमड़ रहे घृणा और क्रोध को रोकने के लिए एक टोही सैनिक की अपनी लोहे की इच्छा का उपयोग करना पड़ा। उसे कोई भावना नहीं दिखाने की अनुमति नहीं थी। उसे अभी भी अपनी भूमिका निभानी थी, अपने बगल में बैठे शातिर शेर अर्जुन गुंडा के साथ टोस्ट करना
हंसना, जिसके हाथों ने कम से कम 2 लोगों के जीवन को धुंधला कर दिया था। उसने कमरे के कोने में खड़ी महिला कांस्टेबल श्वेता की ओर देखा, अभी भी एक डरे हुए चेहरे के साथ सिर झुकाए हुए है। उसने उसके चेहरे पर गाने का संकेत सुनने पर क्षणिक राहत देखी। उसके दिल में अपने बहादुर सहयोगी के लिए अंतहीन प्रशंसा की भावना भर गई। गाना गाने के बाद करण ने दिखावा किया कि वह बहुत नशे में है। उसने अर्जुन गुंडा से कहा कि उसे टॉयलेट जाना है। यह उसके लिए कमरे से अस्थायी रूप से बाहर निकलने और बॉस की निगरानी से बचने का एकमात्र बहाना था। आप स्वतंत्र रूप से आनंद लें अर्जुन, करण ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। मैं अभी आ रहा हूं। शानदार टॉयलेट में प्रवेश करते हुए, जिसकी मजबूत ग्रेनाइट से खूबसूरती से तैयार किया गया था, करण ने तुरंत दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। उसने पानी को जोर से चालू किया ताकि आवाज सुनाई न दे। फिर उसने अपने जूते में छिपे सुपर छोटे सेलफोन को बाहर निकाला, जो केवल विशेष अवसरों के लिए था। हालांकि उन्हें सबसे खतरनाक स्थितियों में शांत रहने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, फिर भी उनकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं जब उन्होंने पहले से ही एन्क्रिप्टेड नंबर डायल किया। सीओ ऑपरेशन सेंटर में ऑपरेशन से जुड़े सभी जानकारी के साथ पुलिस कप्तान पीजी प्रकाश राव ने जैसे ही घंटी बजी, फोन उठा लिया। पिछले कुछ रात से वे अपने एजेंट से खबर के लिए जाग रहे थे। बताइए देवदूत, मैं हूं, प्रकाश ने धीरे से कहा, और एक कोड नाम इस्तेमाल किया गया जो उनके बीच तय किया गया था। बदमाश, यह शैतान। करण ने एक और कोड नाम इस्तेमाल किया। अंदरूनी सूत्रों ने पुष्टि की कि लक्ष्य नेहा और प्रीति को मार डाला गया था। शव को आंगन में सीवेज टैंक के अंदर फेंका गया था। इस जानकारी की पूर्ण विश्वसनीयता है। ओवर। दूसरे तरफ 1 मिनट के लिए शांत रही P.C. प्रकाश राव को, हालांकि वे बुरे से बुरे की अपेक्षा कर रहे थे, अब भी दुख हुआ जब उन्होंने ठंडा अहवाल सुना। हम तैयार हैं। आपका और आपकी कबूतर का काम शानदार रहा। अब से आपको सबसे पहले अपनी जान की सुरक्षा देखनी है। ध्यान रखें कि किसी भी ऐसे कदम से बचें जिससे संदेह हो, और जब तक इशारा न मिले तब तक कुछ न करें। अपनी जगह पर रहें और आगे के संकेतों का इंतजार करें। जाल बिछाया जाएगा। समझ गया शैतान, करण ने कहा। बातचीत समाप्त हो गई। करण जल्दी से फोन को छिपा दिया, अपने तनाव को छिपाने के लिए अपना चेहरा धोया और फिर वापस आ गया। अपने साथी के साथ पार्टी को जारी रखने का नाटक करता रहा। वे जानते थे कि उन्होंने अपना हिस्सा कर लिया है, अब बस पुलिस के अचानक से आने का इंतजार करना था। सीओ सेंटर में तनाव बहुत था। करण की रिपोर्ट पर हर कोई सख्त था। 2 लड़कियां न सिर्फ मारी गई थीं, बल्कि उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारकर सीवेज के नीचे छिपा दिया गया था। पुलिस कप्तान प्रकाश राव उठे। उनके चेहरे में क्रोध के निशान थे। उन्होंने अपना हाथ मारकर टेबल पर जोर से कहा, एक बहुत ही गंभीर बात थी जो वह आमतौर पर नहीं करते थे। हम अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब इस दलदल को साफ करने का समय आ गया है। उसी रात इमरजेंसी प्लानिंग मीटिंग बुलाई गई। अब तक गुप्त रणनीति बन चुकी थी, अब सीधे हमले का समय आ गया था। बहुत जरूरी खुफिया जानकारियों की मदद से जो उनके साथ काम कर रहे पुलिस वाले ने दी थी, और विशेष रूप से शवों की जगह के साथ, टीम के पास अपने उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ने के लिए जरूरी वजह थी। P.C. प्रकाश राव ने कहा, इस समय मैं प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को बुलाऊंगा। उन्हें इस सारी जानकारियों के बारे में बता देना चाहिए, और हमें अर्जुन और मीरा और उनके घर में खोजने की आज्ञा चाहिए। आज रात को ही मुझे हर एक आदमी, सिपाही और हथियार के साथ उनकी मदद चाहिए। प्लान के साथ मशीनें अपने आप ही शुरू हो गईं। उसी समय एक बड़ी सेना चुपचाप बाहर निकल गई और अपने गंतव्य के चारों ओर तैनात हो गई। एक महान जाल की बुनाई साहस, बुद्धि और न्याय के साथ 7 अपराधियों के अड्डे के चारों ओर की गई। 3:00 बजे शहर शांत था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन शांति भंग होने वाली थी, क्योंकि शहर की पुलिस के करीब आने से कुछ लोगों की जिंदगी बदलने वाली थी। 3:00 बजे P.C. प्रकाश राव ने अपने माइक से कहा, हमला करो। उसी समय शाही महल में लोहे का गेट और दीवारें टूट गईं। गुंडे कुछ भी देख पाते उससे पहले उन पर टूट पड़े। उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया। इतने जबरदस्त हमले की अपेक्षा कोई भी नहीं कर रहा था। उसी समय पीछे की तरफ पुलिस ने भी हमला किया। मीरा हैरान हुई। वह सोच रही थी, क्या हो रहा है। उन्होंने एक एक करके दरवाजा तोड़ा और हर लड़की को बाहर निकाला। श्वेता को भी बचाया गया। अचानक से हुए हमले से हर कोई सोफे से उछल पड़ा। अर्जुन को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उसने बंदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उस पर हमला कर दिया गया और जमीन पर गिरा दिया गया। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया
और उन्हें पुलिस स्टेशन में धकेल दिया गया। अब पूरा का पूरा गैंग पकड़ लिया गया था। सवेरे ही कोर्टयार्ड सील कर दिया गया। अपराधों के सबूत का इंतजार करने लगे। P.S. प्रकाश राव ने खुदाई शुरू करने का हुक्म दिया। क्रेन ने सीवेज टैंक को खुला किया और सभी सीवेज को बाहर पंप कर दिया गया। हर कोई देखता रहा। सीवेज पंप की भनक में उनके दिल डूब रहे थे। सीवेज साफ होने के बाद उन्हें 2 हड्डियों की एक आकृति मिली। न्याय में देरी हुई, लेकिन न्याय अंत में आया। जब अर्जुन गुंडा और मीरा को उनके अपराध के स्थल पर ले जाया गया तो उन्होंने कहा कुछ नहीं किया, वे टूट चुके थे। पुलिस स्टेशन में अर्जुन गुंडा और मीरा को एक पूछताछ रूम में ले जाया गया। हफ्तों तक उन दोनों ने सारा सच बताया। कुछ महीने बाद केस कोर्ट में गया। भारत इस कहानी को सुनता रहा। ट्रायल के दौरान हर एक अपराध को सुनाया गया और अंत में फैसले का समय आया। न्याय ने अंत में उन लोगों को शांति दे दी जिन्होंने एक ऐसी यात्रा पूरी की जो एक बहुत ही दुखद और कड़वा अंत लेकर आई। यह कहानी हमेशा याद रहेगी कि न्याय जरूर मिलेगा, चाहे जितनी देर लग जाए।